नाम, नमक और निशान हमारे भारतीय सेना की पहचान है। नाम, नमक, निशान के लिए हमारे कितने ही भारतीय युवा हंसते हंसते मां भारती के चरणों में अपना बलिदान दे देती है। साहस, शौर्य और सम्मान, उनके साहस, उनके शौर्य गाथा की कहानियां हम भारतीयों ने बहुत सुनी है और उन्होंने जो सम्मान अर्जित किया है अपने साहस और अपने बलिदान के बदौलत, वो हम सबों के दिलों में है। खास करके युद्ध के मैदान में और ऑपरेशन में अग्रिम पंक्ति में चलने वाले भारतीय युवा जो देश के कोने कोने से गरीब किसान के बच्चे आते हैं, वो अपना जान कुर्बान कर देते हैं। ये सारी कहानियां और शब्द वीर गति प्राप्त होने वाले जवानों के लिए है। तो क्या जीते जी जो जवान अपना जीवन, पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन मां भारती के चरणों में उनकी रक्षा करने में, उनकी सेवा करने में जो त्याग देते हैं, तो क्या भारतीय सेना उन जवानों को उतना ही सम्मान दे पाती है? एक अर्ज करना चाहता हूं, जवानों को ऑनररी बनने का लालच देते रहे बड़े सलीके से। जवानों को ऑनररी बनने का लालच देते रहे बड़े सलीके से। ऑफिसर अपने मेस के दहलीज पर कदम भी न रखने दिए बड़े तरीके से। उनके गलत आदेश पर भी बने रहे यशमैन भी। उनके गलत आदेश पर बने रहे यशमैन भी। एचसीओ बनने के बाद जवानों के दिलों में हमारा चेहरा रहा फीके फीके से। जैन वेटरन्स, आप देख रहे अपना खुद का यूट्यूब चैनल A3Z एक सर्विसमैन फ्रेंड शो, अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए। आज मैं बातें करने वाला हूं ऑनररी कमीशन ऑफिसर्स के बारे में। क्या सचमुच उनको ऑनर दिया जा रहा है या उनका शोषण किया जा रहा है या उनको लालच दिया जा रहा है ताकि वो अपने अधिकारियों का जी हजूरी कर सकें और अपने एनसीओ, ओआरएस को और जेसीओ को भी वो सारे काम करने को मजबूर करें जो नैतिक हो या अनैतिक। 26 जनवरी और 15 अगस्त को जेसीओ को ऑनररी कमीशन दिया जाता है। इस वर्ष लगभग 2665 यानी लगभग 2500 ऑनररी कमीशन दिया गया 26 जनवरी को, और 15 अगस्त को भी लगभग 2500 ऑनररी कमीशन दिया जाता है। यानी एक वर्ष में 26 जनवरी और 15 अगस्त को मिला दिया जाए तो एक वर्ष में प्रत्येक साल 5000 ऑनररी कमीशन बनते हैं। जब एक जेसीओ ऑनररी कमीशन बनता है तो उसका पे इंक्रीज हो जाता है, उसका सैलरी इंक्रीज होता है 20,000 रुपया के लगभग। यानी 5000 गुने 20,000 यानी 10 करोड़ रुपया। और चूंकि एक साल के लिए ऑनररी रहते हैं यानी 10 करोड़ गुने 12 यानी 120 करोड़ रुपया ऑनररी ऑफिसर्स के सैलरी के ऊपर भारत सरकार खर्च करती है जो जेसीओ से ऑनररी बनते हैं। अब भारत सरकार के द्वारा ऑनररी कमीशन ऑफिसर्स और उनके परिवार के ऊपर खर्च होने वाले पेंशन प्रत्येक वर्ष कितना करती है उसके बारे में बात करते हैं। जैसा आपको पता है, OROP 3 में जेसीओ के लिए जो पेंशन रखा गया था 34,575 रुपये। अगर कोई जेसीओ ऑनररी बन गया तो उसका पेंशन होता है OROP 3 के अनुसार 46,300 रुपये। यानी कितना का डिफरेंस है? 11,725 रुपया और उसके ऊपर 6,566 रुपया डीए। यानी एक जेसीओ से ऑनररी के ऊपर जो पेंशन का खर्च है, जो डिफरेंस है प्रत्येक ऑनररी ऑफिसर्स के ऊपर 18,291 रुपया है। सेना में ऑनररी कमीशन के लिए जो सर्विस होना चाहिए या होता है 35 ईयर्स ऑफ सर्विस और 55 ईयर्स ऑफ एज। यानी 55 साल में जो ऑनररी रिटायर हो जाते हैं और ऑन एन एवरेज वो या उनकी पत्नी मिलकर के 75 साल तक जीते हैं। यानी जो ऑनररी आज से 20 साल पहले रिटायर हो गया था, आज वो ऑनररी साहिबान जिंदा है। प्रत्येक साल 5000 ऑनररी बनते हैं और पिछले 20 साल में जो ऑनररी की संख्या होती है लगभग 1 लाख होती है। यानी 1 लाख ऑनररी या तो खुद या उनकी फैमिली पेंशन उठा रही है और भारत सरकार 1 लाख ऑनररी के पेंशन के ऊपर या उसके फैमिली पेंशन के ऊपर जो खर्च कर रही है 2160 करोड़ रुपया, यानी लगभग 2200 करोड़ रुपया उनके पेंशन के ऊपर खर्च हो रहा है। यानी लगभग मान लिया जाए 2500 करोड़ रुपया एक ऑनररी के
पे एंड पेंशन के ऊपर भारत सरकार के द्वारा खर्च किया जा रहा है। यहीं से सवाल खड़ा होता है, सेना में बैठे हेडक्वार्टर के सेनाध्यक्षों और भारत सरकार के पॉलिसी के ऊपर सवाल उठाना लाजिम है, क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा जो 2500 करोड़ रुपया ऑनररी के ऊपर खर्चा क्यों किया जा रहा है। जब 15 अगस्त को या 26 जनवरी को एक ऑनररी लेफ्टिनेंट बनता है और 6 महीने के बाद ऑनररी कैप्टन बना दिया जाता है, तो 1 साल बैठा करके उनको ऑनररी का सैलरी दिया जाता है, जो खर्चा आता है 1,120 करोड़ रुपया। जब किसी जवान या जेसीओ को बिना ट्रेनिंग का, बिना उनसे काम लिए, बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी का उनको बैठा करके उनके ऊपर 120 करोड़ रुपया भारत की जनता को खर्च करना कितना वाजिब है। भारतीय सेना में एक कमीशन ऑफिसर होने के लिए एनडीए में लगभग 4 साल की रिगोरस ट्रेनिंग होती है, तब जाकर के बंदा वो लेफ्टिनेंट और कैप्टन बनता है। यहाँ बैठे बिठाए बिना ऑफिसर्स का ट्रेनिंग दिए उनको ऑनररी कैप्टन या ऑनररी लेफ्टिनेंट बना दिया जाता है और उनको सैलरी दिया जाता है। ये भारत सरकार के किस डिपार्टमेंट में ऐसा होता है? शायद किसी डिपार्टमेंट में नहीं। भारतीय सेना कहती है कि चूंकि जवानों ने पूरा कलर सर्विस किया है, पूरा जीवन दिया है भारतीय सेना में, इसलिए उनको ऑनररी बनाया जा रहा है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं पॉलिसी मेकर से और हेडक्वार्टर में बैठे हुए सेनाध्यक्षों से कि जो जवान युद्ध के मैदान में उनके साथ चलकर दुश्मनों का सामना करते हैं और जब दुश्मन की गोली आती है तो अपने आप को अधिकारियों के सामने या अपने साथी जवानों के सामने खड़ा करके वो दुश्मन की गोलियों को अपने सीने पर उतार लेते हैं और हंसते हंसते शहीद हो जाते हैं, क्या भारतीय सेना के अधिकारी उन जवानों को जो ऑनररी बन जाते हैं अपने घर में बैठा करके अपने टेबल पर क्या चाय पिलाने का अधिकार दिए हैं? क्या ऑफिसर्स मेस में क्या इन ऑनररी ऑफिसर्स को यह अधिकार है कि जाकर के वहां एक कप चाय भी पी पाए? आप कमेंट्स करके जरूर बताएं अगर आप जेसीओ या ऑनररी अफसर हैं। जहां तक मुझे मालूम है कि ऑनररी अफसर्स को ऑफिसर्स मेस में घुसने का भी अधिकार नहीं है। यानी जो पॉलिसी जवानों को यह अधिकार नहीं देती कि ऑफिसर्स मेस में घुस न सके, उन जवानों को ऑनर देके ऑफिसर्स बनाने की बात हजम नहीं हो रही है। तब सेना ये बोलती है कि जवानों के ऑफिसर्स मेस में कैसे खाना खाया जाता है, कैसे चाय पिया जाता है, इनके बारे में उनको डिसिप्लिन नहीं है। जिन जवानों को भारतीय सेना ऑफिसर्स मेस में बैठ करके डिसिप्लिन के साथ चाय कैसे पीते हैं ये नहीं सिखा पाई, या जिन जवानों को भोजन कैसे करते हैं ऑफिसर्स मेस में डिसिप्लिन के साथ ये नहीं सिखा पाई, तो उनको ऑनररी ऑफिसर्स बनाने से क्या फायदा है? भारतीय सेना का कहना है कि जवानों के अंदर OLQ यानी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी नहीं होती है। मैं फिर पूछना चाहता हूं, जब 35 साल डिसिप्लिन में रख करके उनको ट्रेनिंग दे करके उन जवानों और जेसीओ के अंदर OLQ का जब क्वालिटी भर ही नहीं सकते, तो ऑनररी बना करके उनको झूठा सम्मान क्यों दे रहे हैं और उनके दिल को क्यों तोड़ रहे हैं कि मैं तुझे ऑनररी बना रहा हूं, जबकि तेरे अंदर OLQ यानी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है ही नहीं। आखिर आप उनको ऑनररी देकर उनके दिल को क्यों तोड़ रहे हैं? 2500 करोड़ रुपया ऑनररी ऑफिसर्स के पे एंड पेंशन के ऊपर क्यों बर्बाद हो रहा है, या सेनाध्यक्ष इसके ऊपर क्यों बर्बाद कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। आपको पता है ऑफिसर्स एंट्री लेवल में भी SSC यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स का भर्ती किया जाता है और अग्निवीर को भर्ती किया जाता है, ताकि पे एंड पेंशन का बोझ भारतीय सेना पर न पड़े और नया इक्विपमेंट आए। और दूसरी तरफ लगभग 2500 करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष ऑनररी कमीशन के पे और पेंशन के ऊपर खर्च करना, ये भारत सरकार के बजट के हिसाब से कितना उचित है? तो सबसे पहले कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि आखिर ऑनररी कमीशन सेना में दिया क्यों जाता है और किसको दिया जाता है। अब इस ऑनररी के इतिहास में चलते हैं। अब 1857 के गदर को याद कीजिए। कुछ लोग इसे सैनिक विद्रोह मानते हैं, कुछ लोग इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। 1857 में राजा अपने राज्य के लिए लड़े, अपने गद्दी के लिए लड़े, जमींदार अपने जमींदारी के लिए लड़े, तो आखिर सैनिक क्यों लड़े? आपको पढ़ाया गया है कि उस समय एक कारतूस इंट्रोड्यूस किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, चर्बी वाला, जिसके कारण सेना में विद्रोह हो गया। ये तो सिर्फ एक कारण था दोस्तों। सबसे बड़ा कारण यह था कि भारतीय सेना के जवानों को उस समय शोषण, तिरस्कार और भेदभाव का बहुत ही ज्यादा सामना करना पड़ता था। तो भारतीय जवानों ने अपने साथ हो रहे शोषण और तिरस्कार और भेदभाव के खिलाफ भी उनके मन में बहुत सारे नफरत और असंतोष था,
इसलिए उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ अपना युद्ध का बिगुल फूंक दिया। एक भारतीय सिपाही मंगल पांडे ने अंग्रेजों के शासन को जड़ से हिला दिया। ये बातें आप सबको पता होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी से महारानी विक्टोरिया ने डायरेक्टली अपने अंदर कमांड ले लिया और 1857 के बाद उन्होंने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया जाए इसके ऊपर विचार होने लगा। और उसी समय एक मुखबिर जिसका नाम था A.O. ह्यूम, वही A.O. ह्यूम जिन्होंने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की। उस समय वो अंग्रेज के लिए मुखबिरी का काम करता था, जैसा कि हमारे एक बहुत ही प्रख्यात पत्रकार बता रहे हैं। किताब आजाद चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के बहुत परम सहयोगी साथी मनमथ नाथ गुप्त की लिखी हुई है। उन्होंने पृष्ठ 164 पे इसका वर्णन किया है कि A.O. ह्यूम ने सभा का अंत किस तरह से किया, कि उन्होंने कहा जो वहाँ हाल में कांग्रेसी थे उनको कहा कि तुम लोग जूते के फीते खोलने लायक नहीं हो, महारानी विक्टोरिया के, उनकी तुम लोग जय जयकार करो। और उसमें ये भी लिखा है कि जितना उसने कहा था उससे कई गुना ज्यादा जय जयकार कांग्रेसियों ने की। सोचिए कि जरा क्या भाव था भारतीयों के प्रति उस A.O. ह्यूम का। वो 1857 के गदर में वो बहुत मतलब वो भी एक अद्भुत हत्यारा आप उसको कह सकते हैं। वो इंटेलिजेंस विंग में कुछ समय के लिए उसने काम किया जब गदर करना था। तो वो एक तरह से मुखबिरी करता था। उसने हजारों क्रांतिकारी मौत के घाट उतरवा दिए। यानी A.O. ह्यूम जो मुखबिरी से लेकर के सेक्रेटरी जनरल तक रहा ब्रिटिश गवर्नमेंट में, उसने 1885 में कांग्रेस का स्थापना किया ताकि समाज में हो रहे विद्रोह को कैसे कुचला जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए और ब्रिटिश सरकार भारत के खजानों को लूट करके किस प्रकार ब्रिटेन ले जा सके और शांति से भारतीय जनता को कंट्रोल कर सके। इसलिए उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की A.O. ह्यूम ने। ठीक उसी समय वायसराय को एक रिपोर्ट पेश किया गया था 1882 में कि जिस प्रकार 1857 में विद्रोह हुआ था उसी प्रकार भारतीय सेना में दोबारा विद्रोह होने की आशंका है। जैसा कि हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार हुड्डा साहब क्या बोलते हैं इसके बारे में सुन लीजिए। 1885 में A.O. ह्यूम नाम के आदमी ने ये कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई थी। तो वो एक लिएजॉन बॉडी थी, क्योंकि जब वासुदेव फाड़के वगैरह ने इनको मारना शुरू किया था 1870s में, तब इनको बहुत अनरेस्ट हो गया था लोगों में। फिर से वो 1857 वाली बात आने लगी थी। तो उसको वो करने के लिए इंग्लिश एजुकेटेड नेटिव्स और इंपीरियलिस्ट ने मिलकर एक बॉडी बनाई जिसके। और ब्रिटिश साम्राज्य ने क्या किया, ब्रिटिश सिस्टम के द्वारा ट्रेंड भारतीयों को चुना जो इंटेलेक्चुअल हो और समाज पर प्रभाव डाल सके। ऐसे लोगों को चुन करके उन्होंने कांग्रेस की स्थापना किया। तो दूसरी तरफ एक कहावत है ना, डायमंड कट्स डायमंड। अंग्रेज अधिकारियों में इतनी हिम्मत नहीं थी, इतनी क्षमता नहीं थी कि वे भारतीय जवानों का सामना कर सके। और 1857 में उन्होंने देख चुका था भारतीय सैनिकों का रूप और उनके ताकत को। आखिर इन भारतीय सैनिकों को कंट्रोल में कैसे रखा जाए। जैसा आपको पता है कि दुनिया के हर एक समाज में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने समाज के विरुद्ध काम करते हैं। तो भारतीय जवानों में से भी उन्होंने ऐसे जवानों को चुना जो ब्रिटिश अधिकारियों के सेवा में लगे रहे, उनका जी हजूरी कर सके और भारतीय जवानों के बीच रह करके उनका मुखबिरी करके वो ब्रिटिश सेना के अधिकारियों तक पहुंचा सके। और अगर विद्रोह हुआ तो ब्रिटिश सेना के अधिकारियों के साथ मिलकर के वो भारतीय जवानों के विद्रोह को कुचल सके। ऐसे लोगों को ब्रिटिश साम्राज्य ने चुना। ऐसे चुने हुए जवानों को एक कमीशन दिया गया, वायसराय कमीशन VCO, जो बाद में चल करके जूनियर कमीशन ऑफिसर्स के रूप में रूपांतरित हुआ। VCO यानी वायसराय कमीशन का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि वो बहुत क्वालिफाइड थे, बहुत पढ़े लिखे थे, वो इंटेलिजेंट थे, इसलिए बाकी सारे जवानों से ऊपर उठ करके वो उनको VCO यानी JCO बनाया गया। जैसा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि VCO जो होते थे उनको कोई भी रैंक नहीं दिया जाता था। VCO जो होते थे उनसे वही काम लिया जाता था कि वो भारतीय जवानों को कंट्रोल कर सके। उनको यह अधिकार नहीं था कि अंग्रेज के सबसे छोटे सिपाही को भी वो ऑर्डर दे सके। यानी VCO का काम था
भारतीय जवानों को कंट्रोल करना, वीसीओ का कंसेप्ट ही आगे चल के जेसीओ कहलाया। भारत आजाद हो गया। आजाद भारत में अंग्रेज तो चले गए, लेकिन कानून वही रह गया अंग्रेजों वाला, और वही कॉपी पेस्ट हो गया आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट एंड एयरफोर्स एक्ट। जैसा आपको पता है, जैसे ही मानव बुद्धि का विकास होता है तो नए नए तरीके खोजते हैं वर्क इफिशियंसी के लिए, कि कितना अच्छा से अच्छा काम लिया जा सके अपने अंदर रहने वाले स्टाफ के साथ, लोगों के साथ। आजाद भारत में भारतीय सेना ने एक पॉलिसी लाया कि जेसीओ वीसीओ ये तो अंग्रेजों का कंसेप्ट था, जो अपने साथियों का दमन करते थे। इसमें सबसे अच्छा दमनकारी कौन हो सकता है, इसमें सबसे अच्छा जी हजूरी मेरा कौन कर सकता है, उन जेसीओ को चुनो और उनको एक लालच दो, जिसका नाम दिया ऑनररी कमीशन ऑफिसर्स। आजाद भारत में अब होड़ लग गया कि सबसे ज्यादा जी हजूरी अपने अधिकारियों को कौन कर सकता है, और अपने जवानों का सबसे अच्छा शोषण करके अधिकारियों के सेवा में कौन प्रस्तुत कर सकता है। ऐसा होड़ लग गया जेसीओ के बीच में। और जो जेसीओ सबसे अच्छा दमन कर सकते थे, जो जेसीओ सबसे अच्छा जी हजूरी कर सकते थे, और जो जेसीओ अपने अधिकारियों के गलत आदेश पर भी यस मैन बने रह गए, उन जेसीओ को सेना अधिकारियों ने एक पॉलिसी बनाया कि उनको 15 अगस्त और 26 जनवरी को ऑनररी कमीशन दिया जाएगा। अब आप बताइए कि अंग्रेजों का जो कंसेप्ट था भारतीय सेना को कंट्रोल करने का, वीसीओ का, जेसीओ को, उसको भारतीय सेना में रखना चाहिए या उसे खत्म कर देना चाहिए? आप कमेंट्स करके जरूर बताएं कि अंग्रेजों के कंसेप्ट के ऊपर 2500 करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष खर्च कर देना कितना उचित है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर सचमुच भारतीय सेना के अधिकारी चाहते हैं कि जेसीओ और जवानों को ऑनर दिया जा रहा है, तो पहले उनको 3 साल एज ए लेफ्टिनेंट काम लो और 3 साल एज ए कैप्टन काम लो, तब जाकर के उनको जिंदगी भर पेंशन दो, ताकि भारतीय खजाना का लूट ना हो सके और वो जवान या जेसीओ ईमानदारी से और हक से अपना जिंदगी भर पेंशन उठा सके और उनका परिवार पेंशन उठा सके। जय हिंद।